हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगाई फ्रॉम रेनबिक्स इन्वेस्टमेंट। और आज हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे प्राइवेट बैंक्स का। तो रिसेंटली दिसंबर 21 के क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा इसमें हम मेजर 10 फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे और देखिए प्राइवेट बैंक्स के अंदर सबसे अच्छे वैल्यू प्रोपोजिशन या ग्रोथ स्टोरी की सबसे अच्छे कौन से स्टॉक्स है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज कि हम इस वीक से गिव अवे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स एवरी वीक जो वीडियोस में रहेंगे उनको हम गिव अवे देंगे। तो इसकी डिटेल जो है एवरी फ्राइडे के वीडियो में आएगी। तो आज का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये फाइनेंशियल सेक्टर की प्राइवेट बैंक्स का होगा। तो यहाँ पे हमने टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स कंसिडर किया है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक एंड RBL बैंक। तो ये जो कंपनीज है ये बेसिकली 8,23,000 मार्केट कैप से लेके 8,000 मार्केट कैप, तो कुल मिला के एक लार्ज कैप से लेके स्मॉल कैप तक में जितनी भी कंपनीज है, मेजर बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, उनको हमने कवर किया है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं तो यूजुअली लोगों का परसेप्शन होता है कि जो शेयर प्राइस है जितने ज्यादा होता है उतना बड़ा कंपनी होता है, बट ऐसा नहीं है। आप देखो ICICI बैंक का शेयर प्राइस जो है 762 है, वही कोटक महिंद्रा का 1771 है। जबकि शेयर प्राइसेस के हिसाब से आपको लगेगा कोटक महिंद्रा ज्यादा बड़ा बैंक है, बट ऐसा नहीं है। ICICI बैंक जो है ज्यादा बड़ा बैंक है और इसकी मार्केट कैप भी देखोगे तो 5,29,000 जो कि मच बिगर देन कोटक महिंद्रा 3.5 लाख का मार्केट कैप है। तो ये एक डिफरेंस होता है। और इसी को वापस से अगर हम देखें यस बैंक जो 13 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक या इवन फेडरल बैंक है, इनके मार्केट कैप जो है यस बैंक से काफी कम है। तो ये एक परसेप्शन होता है जो आई थिंक इससे क्लियर होता है। और यूजुअली यही सच होता है कि आपको मार्केट कैप देखना चाहिए जब भी आप एक कंपनी का साइज का डिटर्मिनेशन कर रहे हो। और वहीं अगर मैं फैक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम 10 फैक्टर्स लेंगे। पहले तो हम वैल्यूएशन के फैक्टर्स लेंगे। तो पीई रेशियो पहला होगा, सेकंड होगा पीबी रेशियो। तो ये दोनों जो है पीई रेशियो और पीबी रेशियो ये वैल्यूएशन के फैक्टर होंगे। उसके बाद आ जाता है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट। तो ये जो तीन फैक्टर्स है ये तीनों जो है आपके रिटर्न्स के हिसाब से फैक्टर्स होंगे। ये बेसिकली दिखाता है किस तरीके के रिटर्न्स कंपनी अपने एसेट पे बनाती है, रिटर्न्स जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए बना के देती है, और अपना जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो, तीनों के ऊपर ये किस तरीके के रिटर्न्स बनाती है। और वहीं अगला फैक्टर होगा कासा रेशियो। कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो ये जो रेशियो है ये बेसिकली रिटेल ओरिएंटेड कंपनी कितनी है, कितनी ज्यादा रिटेल फ्रेंचाइजी है इनके पास, वो डिनोट करता है। और वहीं अगला फैक्टर आ जाएगा तो वो है सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ जब हम बात करते हैं या इवन नेक्स्ट फैक्टर प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये दोनों की जब हम बात कर रहे हैं तो हम 3 फैक्टर्स लेंगे। 3 ईयर्स की किस तरीके की ग्रोथ रही है, 5 ईयर्स में किस तरीके की ग्रोथ रही है, और रिसेंट ये जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं इसका कंपेरिजन करेंगे दिसंबर 20 के रिजल्ट्स के साथ। तो किस तरीके की रिसेंट 1 ईयर की परफॉर्मेंस रही है क्वार्टरली, तो वो हम देखेंगे। और वहीं अगला फैक्टर देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कंपनी अपने जो कोर ऑपरेशन है उसके अंदर किस तरीके की मार्जिन बनाती है। और अगला फैक्टर होगा ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए यानी जो आपके ओवरऑल जो एसेट बिगड़ गए हैं, जो एसेट जो है रिकवर करने में दिक्कत हो रही है, वो टोटल जो ग्रॉस एनपीए है उसको हम देखेंगे। और उसके बाद करेंगे नेट एनपीए। तो नेट एनपीए बेसिकली प्रोविजन देके जो नेट एनपीए होते हैं उसको कंसीडर करेंगे। और उसके बाद अगला फैक्टर होगा कैपिटल एडुकेशन रेशियो। तो ये जो मेजर फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स से बेसिकली बैंक्स की एक सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं, चाहे वो बैंक की क्वालिटी हो, ग्रोथ हो, अर्निंग्स हो, किस तरीके रिटर्न्स बना के दी, ये सारे कवरेज हो जाते हैं। और उससे आपको एक बैंक का या जितना भी अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ है वो पूरा पता चल जाता है। और यही चीज है कि बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर ना आपके कई सुनी बातों पे नहीं जाते हैं, हम एक्चुअली नंबर्स पे जाते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो अपने आप में कहानी बता देते हैं, आपको ज्यादा इफ एंड बट की जरूरत नहीं होती। और यहीं पे पहला फैक्टर की बात करें तो पी रेशियो। तो पी रेशियो की बात करें तो बंधन बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और RBL चारों जो है लॉसेस में है और इसीलिए इनकी पी रेशियो नहीं दिखते हैं। और एज पर नंबर्स हम 4 पॉइंट्स देंगे इनको। और रिमेनिंग कोटक महिंद्रा बैंक का सबसे कम है, 5 पॉइंट्स देंगे, क्योंकि पी रेशियो जितना ज्यादा होता है उतनी महंगी बैंक मानी जाएगी। और विद दैट वैल्यूएशन जो है कोटक महिंद्रा सबसे ज्यादा महंगा है और इसीलिए इसे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। फेडरल बैंक को विद 10.89 का पी रेशियो पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और वहीं अगला फैक्टर लेंगे हम प्राइस टू बुक रेशियो। तो यानी आपकी जो कंपनी की मार्केट कैप है वो उसकी बुक वैल्यू से कितना टाइम्स ज्यादा ट्रेड कर रही है। तो वहां पे अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा अगेन सबसे महंगा है 4.14 और इसीलिए देते इसे 2 पॉइंट्स। और वहीं RBL बैंक जो सबसे सस्ता माना जा रहा है 0.65 और इसीलिए देते हैं हम इसे 10 पॉइंट्स। अगला फैक्टर लेंगे हम ROE। तो ROE अगर हम देखें तो अगेन जो यस बैंक का नेगेटिव ROE है, रिटर्न जो है नेगेटिव बना के दिया इसलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट। और वहीं HDFC बैंक का सबसे अच्छा है 16.47 तो इसलिए देते हैं इसे 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ROE बेसिकली आपका जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। और वहीं अगर मैं रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं यानी आपके जो
कोर एसेट्स होते हैं, यानी जो आपके लोन्स है उसमें आप किस तरीके के रिटर्न्स बनाते हो, तो यहाँ पे यस बैंक के आगे नेगेटिव है, -1.3% का है, और इसलिए देते से 1 पॉइंट, और कोटक महिंद्रा का सबसे अमेजिंग है 2.16, और इसलिए देते से हम 10 पॉइंट्स। अगला फैक्टर लेंगे हम आरओसी। तो आरओसी यानी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। तो काफी लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि बैंक के केस में हम आरओसी नहीं देखते, बैंक के केस में हम आरओसी कम मिलेगा, बट आप देख सकते हो क्योंकि जो आपका डेट है बेसिकली वही आपके जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वही डेट होता है, बट इसीलिए आपको आरओसी आपको कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, अदर लाइन ऑफ बिजनेस, आपको आरओसी बैंक के केस में कम नजर आएगा। बट हम यहाँ पे रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी हम अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक या बंधन बैंक का आपस में आरओसी कंपेयर करें तो उन तीनों के लिए तो चीजें सेम ही हुई ना, तो इसलिए हमें रिलेटिव कंपैरिजन करने में कतराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरओसी यस बैंक का सबसे कम है 3.15, तो इसीलिए देते से 1 पॉइंट, और वही बंधन बैंक का सबसे ज्यादा 7.87, और इसीलिए देते से 10 पॉइंट्स। अगला फैक्टर लेंगे हम सेल्स का। तो सेल्स में बेसिकली जैसे मैंने कहा 3 फैक्टर्स लेंगे हम, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो 3 ईयर्स में बात करें तो यहाँ पे यस बैंक की नेगेटिव ग्रोथ रही है, इसलिए से 1 पॉइंट, और वही सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है बंधन बैंक की 37% की CAGR ग्रोथ है, और इसलिए देते से 10 पॉइंट्स। और वहीं अगला फैक्टर देखें हम सेल्स ग्रोथ इन 5 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ। तो बंधन बैंक जो है 5 साल पहले लिस्टेड नहीं था, और जस्ट बिकॉज हमारे पास डेटा नहीं है तो फिलहाल के लिए हम 1 पॉइंट देंगे, और वही सबसे ज्यादा जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है 35% के आसपास का है, और इसलिए देते से 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि कुछ कुछ बैंक्स के जो सेल्स ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है वो 3 साल या 5 साल पहले डिप्रेस्ड है, जिस वजह से आपको बेस जो है छोटा होने की वजह से आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे 3 ईयर्स 5 ईयर्स की ग्रोथ रेट, और इसलिए इसे ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं। लेकिन आपको चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमने 1 या 2 फैक्टर्स नहीं लिए, हमने लगभग 15 से 20 फैक्टर्स लिए हैं, तो यहाँ पे चीजें इवन आउट हो जाएगी। अल्टीमेटली जो कंपनी सबसे अच्छी होगी वो अपने आप से टोटल पॉइंट्स के अंदर अपने आप उसकी वैल्यूएशन और उसके पॉइंट्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 35% का सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, यानी दिसंबर 21 के साथ दिसंबर 20 का कंपैरिजन करें तो यस बैंक की आगे नेगेटिव ग्रोथ है, तो यहाँ पे इसे 1 पॉइंट, और वहीं एक्सिस बैंक की सबसे ज्यादा रही है 12.5% की ग्रोथ रेट रही है, और इसीलिए से 10 पॉइंट्स। अगला फैक्टर लेंगे हम प्रॉफिट इन 3 इयर्स इन टर्म्स ऑफ CAGR ग्रोथ। तो यहाँ पे अगेन यस बैंक का अगर हम देखें तो बेसिकली प्रॉफिट जो है नहीं, और पहले प्रॉफिट्स हुआ करते थे, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन नहीं निकल पाती, और इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं एक्सिस बैंक की जो है क्योंकि 3 साल पहले बेस बहुत बड़ा था, तो एक्सिस बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और यहाँ पे 158% के प्रॉफिट ग्रोथ रहे हैं, और इसीलिए इसे देते हैं हम 10 पॉइंट्स। अगला फैक्टर है प्रॉफिट इन 5 इयर्स इन टर्म्स ऑफ CAGR ग्रोथ। तो यहाँ पे अगेन यस बैंक और बंधन बैंक के 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और वहीं फेडरल बैंक को सबसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि इसकी 27% की CAGR ग्रोथ रही है इन लास्ट 5 इयर्स, तो इसीलिए देते हैं इसे 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक और चीज जैसे मैंने कहा कि बंधन बैंक 5 साल पहले लिस्टेड नहीं था, इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं है, और यस बैंक का जैसे मैंने कहा कि वो पहले के टाइम पे प्रॉफिट किया करता था और अभी लॉसेस कर रहा है, तो इसलिए इसके प्रॉफिट के कंपैरिजन नहीं हो सकता और इसकी वैल्यू नहीं निकलती। बट हमने क्योंकि उस चीज को फैक्टर इन करके ऑलरेडी सबसे लीस्ट पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट ईयर क्वार्टर वर्सेस दिसंबर 20 क्वार्टर। तो यहाँ पे अगेन आरबीएल बैंक के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सबसे कम रहे हैं 6.15% के, तो इसीलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट, और वहीं सबसे ज्यादा रहे हैं एक्सिस बैंक के 200% के अमेजिंग ग्रोथ रही है, तो इसीलिए देते हैं इसे 10 पॉइंट्स। अगला फैक्टर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है कि जो आपके अल्टीमेटली बैंक्स क्या है, ये एक लेंडिंग बिजनेस में है, तो मान लीजिए कि डिपॉजिटर्स का जो पैसा है उस पर आपको 4% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और वहीं आप फर्दर उसे लोन के हिसाब से पे कर रहे हो, मान लो कि आप 1% पे लोन जो है दे देते हो, तो आपकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको माइनस करने के बाद आपका जो 3% का जो नेट इंटरेस्ट होता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, और ये जितना ज्यादा होता है उतना बेटर मानते हैं। तो यहाँ पे यस बैंक का 2.4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, और वहीं बंधन बैंक की बात करें तो 7.8% का अमेजिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो इसलिए देते हैं 10 पॉइंट्स। यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि बंधन बैंक जो है ये स्मॉल टिकट साइज लोन देती है और काफी सारे अनसिक्योर्ड लोन्स भी देती है, तो क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है तो इसलिए इसे थोड़े ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी मिलती है, और ये बेसिकली एक हाई रिस्क बैंक मानी जाएगी। और यहाँ पे अगर अगला फैक्टर देखें तो ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन चीजें क्लियर हो जाती है। आप देखो बंधन बैंक के एनपीए भी ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ हायर रिस्क का जो बिजनेस है उनका, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रॉस एनपीए यस बैंक के ऑलमोस्ट 15% का, तो इसीलिए इसे मिलते हैं 1 पॉइंट। और वहीं एचडीएफसी बैंक का सबसे कम है 1.26% का ग्रॉस एनपीए, तो एचडीएफसी बैंक को मिलता है 10 पॉइंट्स और वहीं यस बैंक को मिलते हैं 1 पॉइंट।
अगला फैक्टर है प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो जो आपके ग्रॉस एनपीए है वो बेसिकली वो वाले लोन्स है जो डिफॉल्ट होने के हाई चांस है, और वहां पे आप प्रोविजन करना होता है। आपके जो बैलेंस शीट है, आपका जो खुद का बैलेंस शीट है, उसमें से आपको एक सर्टेन पैसा रखना होता है स्पेशली फॉर दैट ग्रॉस एनपीए। तो अगर आपने 100% ग्रॉस एनपीए को कवर कर लिया है तो वहां पे प्रोविजन कवरेज रेशियो 100 हो जाता है और नेट एनपीए 0 हो जाते हैं। लेकिन यूजुअली बैंक्स जो है वो एक सर्टेन परसेंटेज जो उनको लगता है कि फिर भी चांसेस आने का, उसको स्किप करके रिमेनिंग पार्ट पे प्रोविजन कवरेज करती है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा बैंक जो है सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ एनपीए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 57% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है, तो इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और आईसीआईसीआई बैंक का ऑलमोस्ट 80% है, सबसे हाईएस्ट है, तो इसीलिए इसे देते हैं 10 पॉइंट्स। अगला फैक्टर नेट एनपीए। तो जैसे मैंने कहा कि आप प्रोविजन कवरेज कर लेते हो ग्रॉस एनपीए पे, तो बचा हुआ जो एनपीए है उसको हम नेट एनपीए कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे नेट एनपीए किसका ज्यादा है? अगेन यस बैंक है 5.29%, क्योंकि ग्रॉस एनपीए इतना ज्यादा था तो इसलिए ऑब्वियस है कि नेट एनपीए भी ज्यादा हो जाता है। कितना भी आप अच्छा कवरेज कर लो, 70-80% के ऊपर का प्रोविजन कवरेज रेशियो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे नेट एनपीए के हिसाब से यस बैंक के 1 पॉइंट होते हैं, वहीं एचडीएफसी बैंक का जो है सबसे कम नेट एनपीए ऑलमोस्ट 0.3% का है, और यहाँ पे हम देंगे एचडीएफसी बैंक को 10 पॉइंट्स। अगला फैक्टर हो जाता है कैपिटल एडुकेशन रेशियो। तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या होता है कि जितना आपका जो कैपिटल है, चाहे वो टायर 1 कैपिटल हो या टायर 2 कैपिटल, ये दोनों जो है आपके ओवरऑल जो लोन्स है उसको कितने अच्छे तरीके से कवर कर रही है। तो यहाँ पे जो लोन्स है उसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लेते, उसका एक आपका जो लोन है उसको रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करके उसको फैक्टर इन किया जाता है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा कैपिटल एडुकेशन रेशियो होता है उतना बेटर माना जाता है। तो फेडरल बैंक का जो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है, तो इसीलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि ये सबसे कम है। और वहीं कोटक महिंद्रा का सबसे अच्छा कैपिटल एडुकेशन रेशियो ऑलमोस्ट 23.3% का है, और इसीलिए इसे देते हैं 10 पॉइंट्स। अगला फैक्टर आ जाता है कासा रेशियो। तो कासा बेसिकली आपका जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट है वो कंसीडर होता है। तो ये जो रिटेल फ्रेंचाइजी है, जो डिपॉजिटर्स का पैसा है, वो सबसे कम इंटरेस्ट पे होता है। इनफैक्ट करंट अकाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करती बैंक, और वहीं सेविंग्स अकाउंट जो है उसमें 3 to 4% का जो इंटरेस्ट है वो पे करती है। तो ये जो है ये आपको काफी कम इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिल जाता है, और उससे क्या होता है कि आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो लेंडिंग करोगे उसमें तो ऑलमोस्ट 8% से 10% के रिटर्न बनाओगे, राइट, इंटरेस्ट बनाओगे। और वहीं जो आपका जो बोरिंग है वो कम रुपीज में या कम चार्जेस में आए, तो आपके ओवरऑल मार्जिन भी बढ़ जाती है और आपकी प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो और सबसे खास बात ये होती है कि कासा जो है ये स्टिकी होता है। जो आपका डिपॉजिटर का पैसा है वो जल्दी से उठता नहीं है। कोई भी जो आदमी है वो बैंक जल्दी से चेंज नहीं करता है, वो अपना सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट जल्दी से चेंज नहीं करना चाहता है। तो ये जो है स्टिकी भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कासा रेशियो सबसे ज्यादा जो है वो बेटर माना जाता है। तो यस बैंक का सबसे कम है, 30% के आसपास है, और वही कोटक महिंद्रा का जो है ऑलमोस्ट 60% है। तो कोटक महिंद्रा बैंक को हम 10 पॉइंट्स देंगे, और वहीं सबसे कम जो है यस बैंक है, तो इसीलिए यस बैंक को हम 1 पॉइंट देंगे। तो हमने सारे फैक्टर्स कवर इन कर लिए हैं, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, रिटर्न्स के हिसाब से देखो, वैल्यूएशन के हिसाब से देखो, या बैंकिंग का बिजनेस एज अ होल आप एनपीए देखो, या कासा रेशियो, कैपिटल एडुकेशन रेशियो, सारे बिजनेस के जो फंडामेंटल्स है या फाइनेंशियल फैक्टर्स है वो सारे कवर इन कर लिए हमने। और इससे एक बैंक का एक अच्छा हेल्थ का जो है अच्छा खासा डिटर्मिनेशन होता है। और ओवरऑल हम टोटल पॉइंट्स देखें तो पहले अगर हम देखें तो सबसे कम है यस बैंक के 48 पॉइंट्स है, तो इसलिए इसे देते हैं हम 10 पॉइंट्स। और अगला है फेडरल बैंक एट नंबर 9, और उसके बाद आरबीएल बैंक है विद 82 पॉइंट्स एट नंबर 8, और वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 93 पॉइंट्स के साथ रैंक 7, और वहीं एक्सिस बैंक 95 पॉइंट्स के साथ नंबर 6। तो ये जो है ये अपने बॉटम 5 है, जिनको मुझे लगता है पर्सनली आप अवॉइड करना चाहिए, आपको रेदर टॉप 5 में स्टिक करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम नंबर 5 की बात करें तो एक्चुअली टाई है, आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक दोनों टाई है विद 103 पॉइंट्स, तो इसीलिए इन दोनों का हम रैंक 4 पे क्वालिफाई करेंगे। और वहीं इंडसइंड बैंक जो है 107 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 होता है। कोटक महिंद्रा बैंक विद 111 पॉइंट्स जो है नंबर 2 है, और नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक है विद 119 पॉइंट्स एट रैंक 1। तो आपको दिखता है कि जो फाइनेंशियल फैक्टर्स है, जो अलग अलग पैरामीटर्स है, जहाँ पे हमने कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं किया है, जो फैक्ट्स है, जो नंबर्स है, जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर है, या जो बैलेंस शीट बता रही है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बता रहा है, उन फैक्टर्स को हमने कंसिडर किया है। तो इससे आपको कंपनी का जो फंडामेंटल्स है या जो एक्चुअल फैक्टर्स है उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी बैंक है जिसपे आपको निवेश करना चाहिए। और यहाँ पे अगर पर्सनली मुझे लगता है कि आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तक ही स्टिक करना चाहिए। और नंबर 3 के अंदर आप देखोगे तो अगेन बिट सरप्राइज है इंडसइंड बैंक, जो यूजुअली लोगों को परसेप्शन होता है कि उतना अच्छा नहीं है, तो वो चीजों को क्लियर कर देता है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन सी बैंक को होल्ड करते हैं।
और ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की सीरीज है ये आने वाले वीक्स में और ज्यादा आएंगे, जैसे जैसे दिसंबर 21 के जितने भी कंपनीज है, प्राइम कंपनीज है हर सेक्टर की, उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की सीरीज को ये कंटिन्यू करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन से सेक्टर की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए वेट कर रहे हो, ताकि हम जो पर्टिकुलरली जो सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा डिमांड होगी उनके वीडियो सबसे पहले लेके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाया गया है ताकि आप ये सीख सको किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।